जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे। आज हम 10th केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंपैरेटिव स्टडी है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात को हम कंपेयर करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो आमतौर पर अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन याद रखिएगा ये स्कीम ऑफ स्टडी जो है इस वक्त तक जो चल रही है 10th केमिस्ट्री में, उसमें ये पूरा चैप्टर जो है ये आमतौर पर इसको शार्ट में जो है वो लिया गया है। लिहाजा चांसेस यही हैं कि इस दफ़ा भी ये शार्ट में ही शुमार होगा और इस साल भी जो है वो इसमें से शार्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इसमें से जो हर हमारी हेडिंग होगी वो तकरीबन आपके शार्ट क्वेश्चंस के तौर पर आपसे पूछी जा सकती है। तो देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्या खसूसियात होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर मौजूद होते हैं। तो इधर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हैं, इधर हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा सबसे पहला तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी कंपोजिशन में कौन से एलिमेंट्स है वो आमतौर पर मौजूद होते हैं। तो कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें जो सबसे अहम एलिमेंट होता है जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स हैं वो बाकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से इंटायरली डिफरेंट हैं और वो इनके अंदर पाया जाने वाला जो है वो कार्बन एलिमेंट है। कार्बन जो है वो इनके अंदर बहुत ही इसेंशियल जो है वो पार्ट अदा करता है, बहुत अहम किरदार अदा करता है। और कार्बन के साथ जो बाकी एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं उनमें डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, हैलोजेंस हैं। तो ये उसके साथ कार्बन के साथ हेल्पर एलिमेंट्स के तौर पर मौजूद होते हैं। लेकिन जो मेन एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो उनके अंदर जो है वो कार्बन है जो कि 40 टू जो है वो 98% तक जो है वो ऑलमोस्ट चला जाता है इनकी परसेंटेज के हवाले से अगर बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। इसके मुकाबले में डियर स्टूडेंट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके बारे में कहा जाता है कि जितने इस वक्त जो है वो 118 एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हैं जमीन पर, वो 118 एलिमेंट्स जो हैं उनमें से अगर हम कार्बन के कंपाउंड्स को अलग कर दें तो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उन सब से जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। लिहाजा इनऑर्गेनिक की कंपोजिशन आप ये कह सकते हैं कि जितने एलिमेंट्स जमीन पर मौजूद हैं वो सारे के सारे मिलकर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। उनमें से एक्सेप्शन आपके पास मौजूद है और वो है कार्बन और उसके जो कंपाउंड हैं जिनको हम ऑर्गेनिक शुमार करते हैं। तो दोनों की कंपोजिशन का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक किस तरह किन एलिमेंट्स से बनते हैं और इनऑर्गेनिक जो है वो कंपाउंड्स किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपने फिर ये वाला पॉइंट जो है वो डिस्कस करना है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी आमतौर पर ओरिजिन क्या होती है, ये कहां से ओरिजिनेट होते, बनते कैसे हैं, ये कैसे ओरिजिनेट है, इनके आगाज इनका इब्तिदा जो है वो किस तरह है। तो याद रखिएगा शुरू में आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में एक ही कंसेप्ट था कि दीज आर द कंपाउंड व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज से इनको हासिल किया जाता है। तो जो बेसिक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं डियर स्टूडेंट्स ये कहां से हासिल हो सकते हैं, ये जमीन में मौजूद हैं, मिनरल्स में मौजूद हैं, ये रॉक्स के अंदर मौजूद हैं। तो इनकी ओरिजिन हमेशा मिनरल्स और रॉक्स के अंदर होती है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ओरिजिन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। प्लांट्स में आपको मिलते हैं, एनिमल्स में आपको ये मिल सकते हैं। तो ओरिजिन के वाले से ये कंपैरिजन भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों तरह के कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो याद रखिएगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो पाया जाने वाला बॉन्ड है वो कोवेलेंट नेचर का होता है। वो कार्बन जो एटम है वो दूसरों के साथ आपको पता है मोस्टली शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मोस्टली आपको कोवेलेंट बॉन्ड नजर आता है, जबकि उसके मुकाबले में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड भी दो तरह का होता है याद रखिएगा, पोलर नेचर का और नॉन पोलर नेचर का। तो दोनों तरह के जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है इनके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
उनके अंदर एक ही बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वो आयनिक होता है, आयनिक इन नेचर होता है, आयनिक बॉन्ड है जो कि आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनता है फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट आपको पता है, 9th क्लास में भी आप स्टूडेंट्स उसको अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं कि आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो आमतौर पर एक एटम से दूसरे एटम्स के दरमियान कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वजूद में आता है। सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल हैं, तो डेफिनेटली आप याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वाटर में तो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एसीटोन है, ये इनके अंदर ही क्या हो सकते हैं, हल हो सकते हैं, ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर अच्छी तरह हल होते हैं, पानी इनको अच्छी तरह अपने अंदर डिजॉल्व करता है। वजह क्या है कि पानी का मॉलिक्यूल पोलर होता है और ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये आयंस कैरी करते हैं, तो आयंस और पोलर जो सॉल्वेंट है इनकी आपस में अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को आसानी से डिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आ जाता है कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की क्या सूरत हाल है, किन में से जो है वो करंट पास होता है और किन में से करंट पास नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जो आमतौर पर हमारे पास कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये पुअर कंडक्टर हैं। वजह क्या है, इनके अंदर पाया जाने वाला बॉन्ड जो है ये क्या है, कोवलेंट है। लेकिन उसके मुकाबले में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। वजह क्या है कि वो आयनिक बॉन्ड उनके अंदर होते हैं, वो आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, और जब हम आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं या उनको जो है वो फ्यूज किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, तो उनके जो आयंस होते हैं क्योंकि वो फ्री हो जाते हैं, लिहाजा फ्री आयंस जो होते हैं वो किसी भी तरह की जो है वो कंडक्टिविटी के जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो करंट की हो या हीट की हो, तो वो अच्छे कंडक्टर्स बना देते हैं आयंस जो हैं आयनिक कंपाउंड्स को, मींस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो ये यहां पर होपफुली आपको जो है वो डिफरेंस है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स पूछा जाता है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स जो आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आमतौर पर कम होते हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दे आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी एंड देयरफॉर दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेन बात यह है कि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो निस्बतन बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड वाले जितने कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह से वो लेस स्टेबल होते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर जो है वो क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं और इस वजह से वो मोर स्टेबल कंपाउंड जो है वो शुमार किए जाते हैं। इसी तरह अगर हम कंबस्टिबिलिटी की बात करते हैं, आग पकड़ने की बात करते हैं, शोला पकड़ने की बात करते हैं, तो आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, गैस है, ये कितनी तेजी से जो है वो आग पकड़ते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे आर कंबस्टिबल, दे कैच फायर, वो आग को पकड़ लेते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे पानी है, नमक है, ये आग नहीं पकड़ते हैं, ये आमतौर पर जो चीनी है ये आग नहीं पकड़ते हैं आमतौर पर, इसलिए ये नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स शुमार किए जाते हैं। फिर इसके अलावा आइसोमरिज्म का कंसेप्ट हम देख चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बहुत बड़ी पहचान है और उनकी बड़ी तादाद की जो वजह है वो उनके अंदर जो है वो आइसोमरिज्म का फिनोमेना है। आइसोमरिज्म डियर स्टूडेंट आपको मालूम है कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट उनकी जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और ये जो अरेंजमेंट डिफरेंट है सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नजर आती हैं, और ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, इनको आइसोमर्स कहते हैं, और ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की खास खासियत है जो उनके अंदर मौजूद है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कहा जाता है कि दे डू नॉट शो आइसोमरिज्म, उनके अंदर आइसोमरिज्म का कोई फिनोमेना, कोई कंसेप्ट आमतौर पर नहीं होता है। फिर अगर हम बात को आगे बढ़ाएं डियर स्टूडेंट
तो रेट ऑफ रिएक्शंस की बात की जाए तो याद रखिएगा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये आमतौर पर जो है वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आयनिक इन नेचर है, और जो कंपाउंड आयनिक इन नेचर होते हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन जो बहुत फास्ट होते हैं, और अगर उनको कंडीशंस प्रोवाइड कर दी जाए तो वो बहुत तेजी से जो है वो रिएक्ट करते हैं। उसके मुकाबले में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूलर इन नेचर हैं, वो आयंस पे मुश्तमिल नहीं हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड कैरी करते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड कैरी करने की वजह से इनके रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, और इवन रिएक्शंस को करवाने के लिए खास कंडीशन चाहिए होती है, टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, फिर जाके वो कहीं पर जो है वो रिएक्ट कर